एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी की तरफ से जो बयान दिए गए उसके क्या कुछ मायने हैं, क्योंकि उसको लेकर कहीं न कहीं देश में राजनीति भी तेज हो गई है। और इसी के साथ साथ एनसीईआरटी की तरफ से अब इंडिया का नाम बदलकर भारत किया गया है, इसके क्या मायने हैं और इसको विश्व हिंदू परिषद कैसे देखता है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार। आलोक कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। आलोक कुमार जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने मणिपुर हिंसा मामले को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मणिपुर हिंसा जो है वो अब कम हो गई है और इसके पीछे कुछ विदेशी ताकतें थी, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इस आज भी देश को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? यह तो सत्य है और मणिपुर की हिंसा को वो हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण थी, पर वो दो कबीलों की लड़ाई थी, मेईतेई और कुकी की लड़ाई थी। उसमें धार्मिक एंगल नहीं था। मेईतेई वहाँ का 50% से ज़्यादा आबादी वाला वर्ग है, उनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाते से मान्यता नहीं है। उनके कोई लोग हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि वो इस बारे में 4 हफ्ते में निर्णय करे कि वो उनको शेड्यूल्ड ट्राइब मानती है कि नहीं। इस विषय पर झगड़ा हुआ, इस विषय पर हिंसा हुई, दुर्भाग्यपूर्ण है। पर उसमें वो झगड़ा इस बात का नहीं था कि उसमें से एक संप्रदाय ईसाई है और दूसरा वैष्णव है। वो ईसाइयों के खिलाफ हमला नहीं था, दोनों का नुकसान हुआ है। मंदिर भी टूटे हैं, चर्च भी टूटे हैं, पर उसको जिस रूप से ईसाइयों के खिलाफ हमला और जेनोसाइड का रूप दिया गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट और यूरोपियन पार्लियामेंट में भी उसको डिस्कस किया गया, मैं समझता हूं कि यह बात स्पष्ट है कि इस झगड़े को बढ़ाया गया है, इसको उकसाया गया है, उन लोगों द्वारा भी उकसाया गया है जो अफीम की खेती को, जंगल कटान करके वहाँ गांव बसाने को और नशे को प्रोत्साहन देते हैं। इसलिए इस झगड़े में वह कमर्शियल एंगल भी है। इस सब के बारे में सरसंघ चालक जी ने हमारा ध्यान खींचा है। निश्चित रूप से इसके बारे में और जांच होनी चाहिए और इसको रोकने के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। जी आलोक कुमार जी, सरसंचालक जी के बयानों के बाद कहीं न कहीं उद्धव गुट शिवसेना के सांसद संजय राउत जी का एक बयान और सामने आया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को अगर बचाना है, और मोहन भागवत जी चाहते हैं वाकई में कि लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, तो उनको INDI गठबंधन का साथ देना चाहिए। इसको आप कैसे देखते? संजय राउत थोड़ा बेतुकी बातें करने में महारत बना रहे। पहले इंडिया के गुट तो आपस में साथ हो जाएं। हमने देखा कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ। समाजवादी पार्टी को निमंत्रित किया गया बातचीत के लिए और बाद में कहा कि अकेले लड़ेंगे। कोई अखिलेश कहता है, कोई छुटभैये नेता एक दूसरे को कहते हैं। तो ये इंडिया गठबंधन है कहाँ? और मैं नहीं समझता कि संजय राउत ने गंभीरता से बात करी। जी आलोक कुमार जी, एनसीईआरटी ने एक बड़ा डिसीजन लेते हुए अब एक बड़ी बात कही है कि हर जगह पे इंडिया के नाम की जगह पे भारत का नाम का इस्तेमाल किया जाएगा, भले टेक्स्ट बुक हो या और किस तरह की बुक हो, सब जगह पे। इसको आप कैसे देखते हैं? डिसीजन को कैसे देखते हैं आप? मैं निश्चित नहीं हूँ कि ऐसा आदेश आया है, ऐसा प्रस्ताव है, ये तो मुझे पता है। पर अगर ये निश्चित हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि भारत शब्द जो है ये एक पहचाना हुआ शब्द है। विष्णु पुराण में भी इस नाम का जिक्र है, सीमाओं का भी जिक्र है।
हिमालय के दक्षिण में सागर के उत्तर में जो क्षेत्र है वह भारत कहलाता है, उसकी संतानें भारतीय कहलाती। जब चीन से हमारा सीमा विवाद हुआ था तो भारत का पक्ष मजबूत करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स प्रधानमंत्री नेहरू जी ने सौंपे थे उसमें यह श्लोक भी था। तो भारत मेरी माँ का नाम है। ये ज्ञान के प्रकाश में रथ, भा माने ज्ञान और रथ माने उसमें रति है, तो ज्ञान में जिनकी रति है ये उस भरत की माँ का नाम भी है जो भरत बचपन में शेर के मुंह में उंगली डालकर दांत गिनने का साहस और दम रखते थे। तो भारत होगा तो मुझे प्रसन्नता है जी। मुझे संतोष है। और अगर किसी ने इंडिया रखा नाम या इंडिया इस्तेमाल किया तो क्योंकि वह नाम भी संविधान में है इसलिए मुझे आपत्ति नहीं है जी। आलोक कुमार जी, एनसीईआरटी के इस डिसीजन के बाद कहीं न कहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं, राशिद अली, उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि 2024 में इंडिया और भारत दोनों ही नाम से जाना जाएगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार नहीं बनेगी और ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक का बेनिफिट के लिए इस वजह से इस तरीके के जो फैसले लिए जाते हैं। दिल बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है। मैं नहीं जानता कौन जीतेगा, पर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियां और स्वीकार्यता बहुत अधिक है, इसलिए वो अपने को दिलासा देना चाहें तो देते रहें। पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई व्यक्ति इंडिया नाम बनाए रखने के लिए जिद करे, इसको एक चुनावी वायदा या नारे की तरह इस्तेमाल करे। भारत नाम एक अच्छा नाम है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए जी। आलोक कुमार जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए मदरसों में अब इंटेलिजेंस की जो परिभाषित है उसको पढ़ाने का काम चालू करवाया है या फिर शुरू करवाने की कोशिश करी है। इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि मदरसों में इससे पहले जो पढ़ाया जाता है सबको पता है। जिन मदरसों में केवल कुरान हिज्ब कराई जाती थी, माने कुरान उनको कंठस्थ कराई जाती थी, भाषा का ज्ञान, गणित का ज्ञान, विज्ञान की जानकारियां, ये सब कुछ नहीं था। मैं सोचता था कि यहाँ से पढ़ा हुआ लड़का मानो 18-20 साल का हो गया, बस स्टैंड पे खड़ा है पर बस का नंबर नहीं पढ़ सकता, मजदूरी करता है पर तनख्वाह के पैसे नहीं गिन सकता, तो क्या यह मुसलमानों के हित में था? मैं समझता हूँ कि यह मुसलमानों के हित में है कि उनके बालक कुरान को स्मरण करने के अलावा आधुनिक शिक्षा भी ग्रहण कर सके, जिससे वो अपने पैरों पर खड़े हों, अपने गृहस्थ को चला सके और अपने जीवन यापन में स्वावलंबी रह सके। जी। आलोक कुमार जी, 22 जनवरी को जो राम मंदिर की शिलान्यास या फिर ये कहें राम मंदिर का जो उद्घाटन करना है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, इसको आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री उस अवसर पर वहां रहेंगे। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान के अनुसार हो रही है। हमारे हिंदुओं की 25 पीढ़ियां ये दिन देखने के लिए तरस रही थी। हमारे जीवन में हो रहा है। राम 14 साल बाद लौटते हैं तो दिवाली होती है। राम 500 साल बाद लौटेंगे तो इतना बड़ा उत्सव होगा जितना 100 सालों में इतिहास ने देखा नहीं होगा। हम स्वयं 10 करोड़ हिंदुओं के दरवाजे पर अयोध्या के पीले चावल लेकर निमंत्रण देंगे। प्रत्येक हिंदू से कहेंगे अपने घर के टेलीविजन पर नहीं देखना, मंदिर में देखना है। बच्चे बूढ़े सब लोग अपने अपने मोहल्ले के मंदिर में जाओ, वहां के पर्दे पर यह देखो। और जब अयोध्या में आरती होगी प्राण प्रतिष्ठा के बाद में, तो अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती गाओ, नाचो, आनंद मनाओ। हिंदुत्व की पताका नभ में लहरा रही है। राम जी अपने जन्म स्थान पर बने हुए मंदिर में एक 5 साल के बालक की छवि में विराजमान हो गए हैं। हमको पराजित और अपमानित दिखाने के लिए जो ढांचा था
वो ढांचा अब नहीं है। ऐसा मंदिर है जो 1000 वर्ष तक रहने वाला है। तो उस दिन ऐसा ही आनंद होगा जो देश के 7 लाख मंदिरों में और संभवतः 10 करोड़ हिंदुओं की उपस्थिति में होगा। जी आलोक कुमार जी, लेकिन इसके साथ साथ सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जैसे इस प्रकार की घोषणा की गई 22 जनवरी की डेट सामने आई, तो इसको कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव के एंगल से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि इसी साल 5 राज्यों को चुनाव 2023 में भी है और उससे पहले इस तरह की घोषणा। आपने प्रश्न का उत्तर भी दिया है। जी अगर राजनीति करनी होती तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के पहले उद्घाटन करते। अपने देश में एक देश एक चुनाव तो होता नहीं, कभी भी करो कहीं कहीं चुनाव हो रहा होता है। मुझको इन सवालों में, राम मंदिर के मामले में चुनाव की तिथियां देखने का स्वभाव नहीं। जी ये राजनीति और राजनीतिक दलों का भी स्वभाव नहीं। हम अपने आनंद के लिए काम करते, अपने राम जी के लिए काम करते। राम जी राजी रहे तो सब राजी है। जी आलोक कुमार जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि इजराइल और फिलिस्तीनी का जो युद्ध चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए फिलिस्तीनियों के लिए कुछ राहत सामग्री भी भेजी है बड़े पैमाने पर। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, और उसके साथ साथ में फिलिस्तीनियों का जो लोग भारत में समर्थन कर रहे हैं उसको आप क्या कहेंगे? फिलिस्तीन का समर्थन एक बात है और हमास का समर्थन दूसरी बात है। हमास एक आतंकवादी संगठन है। उसने इजराइल पर हमला किया, 1400 लोग मार दिए, सिविलियंस मारे, 200 लोग गिरफ्तार किए जिसमें बच्चे और वृद्ध भी हैं, सिविलियंस से। क्या इस हमले का प्रतिकार नहीं होना चाहिए था? क्या ऐसे आतंकवादी संगठन को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए? इसलिए जब यह हमला हुआ और 1400 लोग मारे गए तो प्रधानमंत्री जी ने इजराइल के साथ सहानुभूति व्यक्त की। जो गजा में हो रहा है, वहां पानी नहीं पहुंच रहा, वहां बिजली की सप्लाई बंद है, वहां पर पेट्रोल नहीं है, वहां पर अस्पताल बंद होने की स्थिति में आ रहे। यूएन एड एजेंसीज अपनों को विड्रॉ करने पर मजबूर हो रही हैं। हमले में बच्चे भी मारे जा रहे, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री ने कलेक्टिव पनिशमेंट कहा है। यह उचित है कि अनुचित है मैं इसमें नहीं जाऊंगा, पर यह हमारा सबका कर्तव्य है कि निर्दोष नागरिकों को भोजन की, दवाई की, सिर ढकने की सुविधाएं मिले, और ये भारत ने उनको भेजी हैं, इसमें मुझे संतोष है। पैलेस्टाइन के बारे में ये भारत का सुनिश्चित मत रहा है कि पैलेस्टीनियंस को अपना देश और उसकी स्पष्ट रूप से रेखांकित सीमाएं सुरक्षित ऐसा मिलना चाहिए, पर वो बातचीत से होगा, हमास के हमले से नहीं होगा। जी आलोक कुमार जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।